दोस्तों सेट नंबर 1 से 4 तक कंप्लीट करवा दिया है मैंने। आप लोग चैनल पर जाकर सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक का अलग अलग वीडियो करवा दिए हैं और साथ ही साथ इसका लिंक भी हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे, उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 5 को कवर करेंगे और काफ़ी ध्यानपूर्वक करेंगे। आप लोग सेट नंबर 1 से 4 तक चैनल पर जाकर कंप्लीट कर लीजिए और सेट नंबर 5 की ओर चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि सही नहीं यानी कि गलत है। तो इसका सही आंसर है हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहृत होता है। वह भारत सरकार को सभी विधि संबंधी विषयों में सलाह देता है। वह ऐसी पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति के अवधारित करे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसे भारत के उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। महान्यायवादी जो होता है वो भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। महान्यायवादी को भारत के राज्य के क्षेत्र के सभी न्यायालयों में जितना भी न्यायालय है उसमें सुनवाई करने का उसको अधिकार होता है, न केवल उच्च न्यायालय में होता है। ठीक है, तो ये गलत है। महान्यायवादी की नियुक्ति की बात की जाए तो इसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति की इच्छा से ही वो अपने पद पर बना रहता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। अगला है कि कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है। इसमें ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, अल्पसंख्यकों के द्वारा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। तो ये तीनों मौलिक अधिकार हैं। पर्यावरण का संरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार की बात की जाए तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 में है और भाग 3 में ये अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 12 से 35 तक हम लोग जानते हैं कि मूल अधिकार है। वही पर्यावरण संरक्षण जो है, पर्यावरण संरक्षण मूल अधिकार नहीं बल्कि यह जो है सो नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब है कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का या वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत आया। तो यह आया 1919 के अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको कि हम लोग चेम्सफोर्ड सुधार या भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। भारत में पहली बार महिलाओं को इसी के तहत वोट देने का अधिकार दिया गया। और उस समय अगर बात की जाए कि जिस समय यानी कि 1919 में भारत शासन अधिनियम के तहत वोट देने का अधिकार महिलाओं को मिला था, तो उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वे कौन थे। तो एक नाम है लॉयड जॉर्ज। लॉयड का एक टीवी आता है, उससे याद रखिएगा। जो लॉयड जॉर्ज जो थे उस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व शब्द किस देश से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व शब्द, तो ये शब्द लिया गया है फ्रांस के संविधान से। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था इस ऑप्शन में से। तो इसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 को घोषणा के तहत, सॉरी थोड़ा गला हल्का खराब हो गया है तो माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। तो उसके तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा में 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें से सी राजगोपालाचारी भी थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री जगजीवन राम भी थे। तो ये तीनों थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस समय प्रथम अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है। राज्य संघ क्षेत्र 239, राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111, संसद के सत्र, शस्त्रावसान और विघटन
अनुच्छेद 85 या सभी। तो इनमें से कौन सही है? तो ये सभी जो है सो सही है इसमें से, यानी कि संघ और राज्य का प्रशासन 239 में है, ये भी बात सही है। राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार है, ये भी सही है। और संसद के शस्त्र या सत्रावसान और विघटन करना आर्टिकल 85 में, ये भी सही है। तो इस तरीके से इसका आंसर सभी सही हो जाएगा। आगे है कि संविधान के सूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होते हैं? तो आर्टिकल 6 जो है अनुसूचित 6 जो है इस राज्य में लागू नहीं होते। किस राज्य में लागू नहीं होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य, मतलब कि इसमें एक राज्य हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में ये नहीं होता है, और एक है इसमें मणिपुर और सिक्किम जो है सो अनुसूचित 6 का भाग नहीं है। अनुसूचित 6 की भाग अगर की जाए तो अनुसूचित 6 में असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, ठीक है, और मिज़ोरम है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ये राज्य जो है सो मतलब अनुसूचित 6 में। बार बार अनुसूची की जगह पर मैं आर्टिकल बोल दे रहा हूँ, पता नहीं कैसे। तो ये इसका अनुसूचित 6 का विषय हो जाएगा, मतलब ये सब राज्य। अब है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है? भारत के संविधान का संघीय लक्षण क्या है इसमें? जो कि है एक लिखित संविधान है, एक कठोर है, एक न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, और केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सभी हो जाएगा। हमारे देश का लिखित संविधान भी है, कठोर संविधान भी है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता भी है, और केंद्र और राज्य की भी शक्ति का भी बंटवारा किया गया है। न कि केवल केंद्र ही सब अपना पावर रखा है, सब मतलब जो है सो बांट के चला रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? इनमें से किसमें सर्वाधिक विधानसभा के सीट हैं? तो सिंपल सी बात है, इसमें आपको हो जाएगा यूपी तो है नहीं, अगर यूपी रहता तो यूपी होता, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी विधानसभा की सीटों की संख्या 70 है। वही हम लोग अगर हिमाचल की बात कर लें तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या 68 है। और अगर अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाए तो यहाँ पे 60 है। और अगर मिज़ोरम की बात किया जाए तो मिज़ोरम का विधानसभा का सीट 40 है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है। और राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में कुल मंत्री जो होता है, टोटल मंत्री मुख्यमंत्री मिला के, वो न्यूनतम कितना हो सकता है? तो वो न्यूनतम हो सकता है 12। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 का एक में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के बारे में उपबंध है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के बारे में आर्टिकल 161 का 1 में मतलब उपबंध किया गया है। इसके अनुसार क्या होता है कि किसी भी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित जितना भी मंत्री कुल मंत्री होता है, उसके विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। ठीक है, 12 से कम नहीं होगी, 12 मिनिमम होना ही चाहिए। और ये 15% मंत्री परिषद में मंत्री और मुख्यमंत्री सहित। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक कितने भाषा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 6 आधिकारिक भाषा है टोटल। वो 6 आधिकारिक भाषा कौन कौन सा है ये भी देख लेते हैं। तो एक है उसमें इंग्लिश, उसके बाद है अरबी, फिर है चीनी, फिर है फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। एक बार और देख लेते हैं। अंग्रेजी है, फिर अरबी है, ठीक है, अरबी के बाद आपको हो गया चीनी है, मतलब कि चीन का जो भाषा है, उसके बाद फ्रांसीसी है उसमें, फ्रांसीसी, और उसके बाद एक और है रूसी है, और फिर स्पेनिश है, स्पेनिश है। ठीक है। तो ये 6 तरीके के भाषाओं का वर्णन संयुक्त राष्ट्र में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अब है कि थुलाल या तुलाल किस राज्य की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य है? तुलाल या थुलाल किस राज्य की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य है? तो यह नृत्य है केरल का। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि
मेगातु के जैन मंदिर मेगातु के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थापित है? मेगातु के जैन मंदिर किस राज्य में स्थापित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, पावर ऑफ हो गया ब्लूटूथ का। तो मेगातु है जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है, मेगातु जैन मंदिर कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिला में स्थित है। यह है बीजापुर में, सॉरी एक मिनट, ये कर्नाटक के एक बीजापुर जिले में स्थित है और यह मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। अगर बात आता है कि मेगातु मंदिर कौन बनवाया था, तो ये बनाया था पुलकेशिन द्वितीय ने। प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में कराया गया था? प्रथम खेल का आयोजन कराया गया था, वो कराया गया था ग्रीस में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं शशि थरूर। ठीक है, और वहीं अगर हम लोग, इसमें तो और बुक है नहीं, तो शशि थरूर ही हो जाएगा इसका। द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल, इसके लेखक है शशि थरूर। 16वां नंबर क्वेश्चन है, लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक है राकेश मारिया। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत किस समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट थे प्रथम लॉर्ड एमहर्स्ट का जो कार्यकाल था, इनका कार्यकाल वो था 1823 से लेकर 1828 तक। 1823 से लेकर 1828 तक लॉर्ड एमहर्स्ट का काल रहा और इसी के समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से लेकर, यानी कि 1824 से लेकर 1826 तक लड़ा गया था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच एक यानड्यूब की संधि हुई थी। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना है। हम लोग चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी ने किया था। एन.एम. जोशी, एन.एम. जोशी ने भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया था, ये बात भी ध्यान रखना है। और ये हुआ कब था? तो ये हुआ था, इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को 1920 को हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो वो लाला लाजपत राय थे, इस बात को भी ध्यान रखना है। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे 1938 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित किए गए थे 1938 में? तो ये किए गए थे सुभाष चंद्र बोस। 1938 में सुभाष चंद्र बोस बने थे कांग्रेस के। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सप्लेनेशन देखना भी जरूरी है, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन से भी 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, जो गुजरात में हरिपुरा है, उस अधिवेशन 1938 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद हो गया, जिसके कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। तो ये भी बात ध्यान रखना है कि जब सुभाष चंद्र बोस छोड़ दिए थे तब किनको बनाया गया था? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पाकिस्तान के लिए अलग राष्ट्रीय आंदोलन किसने किया? पाकिस्तान के लिए अलग राष्ट्रीय आंदोलन किसने किया? तो वो था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना था। 1940 को, यानी कि मार्च 1940 में मुस्लिम लीग अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता इसी ने किया था, यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है, और इसी अधिवेशन में भारत से अलग एक पाकिस्तान की मांग की गई थी। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए क्या कहा था कि वे अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। देख रहे हैं कितना मतलब टेढ़ी बतिया रहा था वो। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने।
सर्वोदय शब्द की बात की जाए तो सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने उपयोग किया था इसका मतलब यूज। और वही अगर पूछा जाए कि सर्वोदय समाज की स्थापना किया किसने था, तो सर्वोदय समाज अगर पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। विनोबा भावे के द्वारा सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में से सबसे कम समय तक कौन चला था, तो वो चला था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही सुमेलित है, तो इसमें जो सही सुमेलित है वो हो जाएगा आपका आंसर 1790 और एक हो जाएगा 1824 से 1826। 1790 1792 इसमें तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था और 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। खैरा का युद्ध कब हुआ था, खैरा का युद्ध हुआ था 1707 में। खैरा का युद्ध 1707 में हुआ था। इसका देख लेते हैं कि और क्या क्या है इसमें ऑप्शन। 1707 तो खैरा का युद्ध हो गया और 1707 में ही 1700 अगला है 1724। 1724 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था सकरखेरा का युद्ध। सकरखेरा का युद्ध, सकरखेरा का युद्ध। और पालखेरा का युद्ध हुआ था 1728 में। 1728 में हुआ था पालखेरा का युद्ध। 1728 में हुआ था पालखेरा का युद्ध। पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है, पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लेखक हैं इनायत खां। इनायत खां इसके लेखक थे। किस मुगल शासक के दरबार में दो प्रसिद्ध संस्कृत के कवि वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र थे। वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र किसके समय में थे, तो ये थे शाहजहां के समय में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं है, यानी कि निर्गुण है, तो निर्गुण है कबीर, सूरदास, तुलसीदास और चैतन्य। ये तीनों सगुन संप्रदाय से संबंधित हैं। देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था किस काल में, तो ये था सल्तनत काल में। ठीक है। देवल सल्तनत काल के अंतर्गत बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी जाती है, ये बात किसने कहा था, तो ये बात कहा था एडवर्ड थॉमस ने। मोहम्मद बिन तुगलक को एडवर्ड थॉमस ने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। मोहम्मद आप कह रहे हैं, एडवर्ड थॉमस ने दी थी प्रिंस ऑफ मनियर्स। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया था, इस बात को भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ा जाए आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30 नंबर। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार यानी नहाने वाला कहाँ से प्राप्त हुआ था। महान स्नानागार की बात की जाए तो ये प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था इसमें से, तो अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका नहीं था। बिहार, अफगानिस्तान और कलिंग ये तो था ही। 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू सॉन्ग गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड कब दिया गया था। इसके सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया। इस गाने के संगीतकार कौन है, तो हम लोग जो सेट 1 से 4 तक कंप्लीट किए हैं ना, उसमें इस गाने के बारे में बता चुके हैं और ये आया भी था पिछले सेट में। तो उसके लेखक है, उसमें था कि किस गाने को मिला है, इसमें है कि उस गाने को किसने बनाया है, मतलब कि संगीतकार कौन है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, MM किरावनी। अब हम लोग आगे चलते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल के नए निर्देशक कौन बने। गेल के नए निर्देशक बने हैं संदीप कुमार गुप्ता।
आईएनएस वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश में विकसित किया गया है? आईएनएस वेला स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया गया है? तो इसको विकसित किया है फ्रांस ने, इस बात को ध्यान रखना है। और एक और बात ध्यान रखना है कि राफेल लड़ाकू विमान जो भी कुछ दिन पहले आया था उसको भी फ्रांस से ही किना गया था, ठीक है। और फ्रांस से खरीदा गया था किस कंपनी से? ये क्वेश्चन आया था बीपीएससी में, तो उस कंपनी का नाम था सॉल्ट एविएशन कंपनी, ठीक है। सॉल्ट एविएशन कंपनी था कुछ इसी तरीके से नाम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं, 36 की ओर चलते हैं। हाल ही में आए मैडस तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? किस देश के द्वारा किया गया है मैडस तूफान? तो इसका नामकरण किया गया है यूएई के द्वारा, ठीक है। हाल ही में तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है, जिसका संबंध किस राज्य से है? तेजपुर किस राज्य में है? तो तेजपुर जो है सो वो है असम में। तेजपुर लीची जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध असम से है। वही अगर बिहार के में जीआई टैग लीची को दिया गया तो वो दिया गया शाही लीची को, ये भी बात ध्यान रखना है, शाही लीची को बिहार में दिया गया। हाल ही में बाल कृष्ण दोषी का निधन हो गया, उनका संबंध था किस क्षेत्र से? तो वो एक वास्तुकला से संबंधित थे, जिसका निधन 24 जनवरी 1923 को हो गया। इनका संबंध वास्तुकला से था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं आर.के. सिंह। आर.के. सिंह बने हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष। जलदूत ऐप को किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? जलदूत ऐप, जलदूत ऐप, तो इसका संबंधित है ग्रामीण विकास से, ठीक है। भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? भारत और अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है आपको गोवा में, इस बात को भी ध्यान रखना है। और संगम जो है सो भारत और अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन क्या है? गोवा में। और संगम अभ्यास जो है वह भारत और अमेरिका के मध्य होने वाला एक नौसेना अभ्यास है, यानी कि नेवी का अभ्यास है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना है, इसका संबंध नेवी से है, जिसका आयोजन गोवा में किया गया था। भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया भारत और पाकिस्तान के सीमा पर? तो ये चलाया गया है ऑपरेशन अलर्ट। इस बात से भी ध्यान रखना है। देखिए ऑपरेशन अलर्ट अगर पूछे, डायरेक्ट ये भी पूछे कि ऑपरेशन अलर्ट का संबंध किस देश से है, ये किन दो देशों के बीच चलाया गया, तो वो भारत और पाकिस्तान है। और याद रखने में इसलिए भी आसान है कि हम लोग का पड़ोसी देश है और हम लोगों को हमेशा इससे अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि कब ये चुतियापा कर देगा इसका गारंटी नहीं है, इसलिए अलर्ट रहना पड़ता है। तो इसलिए ऑपरेशन अलर्ट हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो ये हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर रहा है, जबकि भारत का स्थान इसमें 8वां है। अगर भारत की बात की जाए कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है, तो वो रहा है 8वां स्थान। बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये की गई है 60,000 करोड़। 60,000 करोड़ आम बजट 2022-23 में, सॉरी 22-23 नहीं है, 23-24 के तहत मनरेगा के लिए किया गया है। डिजिटल शक्ति 4.0, डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है किसके द्वारा? तो ये की गई है महिला आयोग के द्वारा, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब की गई है ये भी देख लेते हैं। तो इसकी शुरुआत की गई है 16 नवंबर 2022 को, 16 नवंबर 2022 को की गई है, ठीक है। धीरे धीरे आराम से करेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिए, अगर यहाँ तक आ गए हैं तो मतलब इंटरेस्ट ज़रूर है, तभी आए हैं, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए आप लोग, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ और आपको कहना चाहेंगे कि जो भी आपके शुभचिंतक हैं उन तक वीडियो को फैला दीजिए। ग्रुप को है तो उसमें भी एकदम फैला दीजिए, पूरा 1-2 हज़ार आदमी तक फैला दीजिए इसको। कोई महिला मित्र है तो उन तक भी फैला दीजिए, कोई भाई छोटका है बड़का है जो भी है सब तक फैला दीजिए। फैला दिए हैं तो अच्छी बात है, धन्यवाद। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध है किन से? तो यह है कुश्ती से।
कुश्ती से संबंध है सरिता का। इसी तरीके से हम आपको दरोगा से रिलेटेड हो चाहे बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी मतलब कंटेंट होगा वो आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा और उपयोगी होगा। ऐसा नहीं है कि बिना उपयोगी वाला भी करवा रहे हैं, जो उपयोगी होगा जिसको देखने से आप लोगों को फ़ायदा मिले। फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा, तो ये किया जाएगा बी कोस्टारिका में। फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप का आयोजन किया जाएगा कोस्टारिका में। महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया है आगरा में। विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 फरवरी को, ठीक है, 16 फरवरी को मनाया जाता है। सर्वप्रथम अगर दाल वर्ष मनाने की बात की जाए तो कब मनाया गया था? तो 2018 में दाल वर्ष मनाया गया था। अगर इसको याद करने के लिए थोड़ा कुछ मतलब दिमाग में लाया जाए तो 16 फरवरी को दाल दिवस मनाया गया था क्योंकि 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस मनाया गया। अब 14 तारीख को वैलेंटाइन मनाएगा तो 15 को तो सुतले रहेगा दिन भर, लेकिन 16 को उसको दाल रोटी पे आना पड़ेगा, कहे कि 14 और 15 को पार्टी किया था वैलेंटाइन दिवस के अवसर पर। कुछ ज़्यादा ही बकचोदी हो गया ये, लेकिन ठीक है, याद कैसे और आना चाहिए एग्जाम में। और 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। डूरंड कप के विजेता कौन है? तो डूरंड कप के विजेता आपको हो जाएगा बेंगलुरु, ठीक है। डूरंड कप 2022 के विजेता बेंगलुरु है और इसने मुंबई सिटी को हरा कर यह खिताब जीता था। इसने मुंबई को हरा कर यह खिताब जीता था। गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया गोल्डन ग्लोब अवार्ड में? तो ये दिया गया है द फैबलमैन को दिया गया है, ठीक है। और इस फिल्म के निर्देशक की अगर बात की जाए डायरेक्टर की तो वो है स्टीवन स्टील, क्या ऐसा कैसा नाम है, लिख देते हैं, रुकिए। स्टीवन स्पीलबर्ग। एक बार देख लिए हैं, अगर मान लेते हैं आ जाता है तो इतना में बन जाएगा स्टीवन। रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है? रक्सौल से हल्दिया तक ये की गई है 2023 तक। हाल ही में घोषणा अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई? वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, तो ये है कैमूर में खोलने की बात। हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये है आम आदमी पार्टी, यानी कि जो दिल्ली में भी है आप, और साथ ही साथ अभी ये क्या कहते हैं पंजाब में भी जीत चुका है। वर्तमान में 8 पार्टियों को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। अगर यही बात पूछ ले कि कितनी पार्टियों को भारत में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है तो 8, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 पार्टियों को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। और गुजरात इलेक्शन 2022 के बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। गुजरात इलेक्शन से पहले ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं था, अब ये राष्ट्रीय पार्टी हो गया है। फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया? फीफा फेयर प्ले अवार्ड, तो ये दिया गया इंग्लैंड को। फीफा फेयर प्ले यानी कि अच्छा खेला इसने, तो याद रखना है इंग्लैंड को दिया गया है, ठीक है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला जिला कौन सा है? जिला नहीं, राज्य। सर्वाधिक मैंग्रोव वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें 2 याद रखना, एक पहला और एक दूसरा। तो अगर पहला की बात की जाएगी तो पहला तो बहुत आसान है कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन है। और वही अगर दूसरे स्थान की बात की जाए तो दूसरे स्थान पर इसमें गुजरात है। गुजरात इसमें सेकेंड नंबर पर है और बंगाल इसमें फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे राष्ट्रपति चुनाव में? तो वो पड़े थे 4754 वोट पड़े थे। अगर मान लेते हैं एग्जाम में दिख गया तो 4754 दिखेगा तो आराम से मार दीजिएगा 4754, ऐसे करके थोड़ा
नंबर डिजिट दिमाग में याद रखिएगा। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन सब लोगों से नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति कौन बना, क्या नंबर का है, ये सब तो बहुत आसान, लेकिन कितना वोट पड़ा तो 47 चुन याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह की अगर बात की जाए तो वो ग्रह है बुध। सूर्य के सबसे नज़दीक है इसलिए ये चक्कर लगाता है। और ये अगर पूछा जाए कि कितना दिनों में चक्कर लगाता है तो ये चक्कर लगाता है 88 दिनों में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे आपको ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ठीक है, सबसे छोटे हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो वो हो जाएगा आपको अनाईमुड़ी। और यही इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, 2695 मीटर, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? नीली क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? पौधे को सबसे अधिक मिट्टी अगर किस पानी से प्राप्त होता है? सबसे अधिक मिट्टी किस पानी से प्राप्त होता है? नहीं, उल्टा बोल दिए। सबसे अधिक पानी जो है सो किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो वो हो जाएगा लोम मिट्टी से। इस मिट्टी में क्या होता है कि नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होता है। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस नदी के तट पर है? डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर है? डार्लिंग श्रृंखला किस तट पर है? तो है दक्षिण पश्चिमी तट पर। ठीक है, डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है और यह मर्रे डार्लिंग बेसिन तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से ये बना एक समतल उपजाऊ मैदान है। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी तट। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग कौन कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है और आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरी सिग्नल में बदल देता है? यह कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको ट्रांसड्यूसर हो जाएगा ये आपका। ट्रांसड्यूसर एक ऐसा उपकरण होता है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है। आमतौर पर यह सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदलने का कार्य करता है। आमतौर पर यह एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदलने का काम करता है। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का उदाहरण है तो ये हो जाएगा आपको हाइड्रोजन बम। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया ही है ना, प्रतिक्रिया का उदाहरण है। विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विद्युत मोटर के संबंध में, तो विद्युत मोटर के संबंध में गलत है ऑप्शन नंबर सी कि विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संकुचित होता है। ये ऑप्शन गलत है। विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये बात ध्यान रखना है। और ये फैराडे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत मोटर दिष्ट धारा एवं प्रतिवर्ती धारा दोनों द्वारा संचालित किया जाता है, अतः इसका आंसर सी हो जाएगा। अब है कि ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध स्थापित करता है। किसके किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो ओम का जो नियम है ये याद रखना है कि ये विद्युत धारा और विभवांतर के बीच जो है सो संबंध स्थापित करता है। विद्युत धारा और विभवांतर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से
तीसरे नियम के लिए सही है। न्यूटन के गति से तीसरे नंबर के लिए संबंधित है। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, इससे संबंधित है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती? निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? तो ये आपको हो जाएगा एक्स किरण। ठीक है, एक्स किरण जो है सो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाता है। एक्स किरणें एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है और जिसका तरंग दैर्घ्य होता है 10⁻⁻10 से 10⁻⁻8 मीटर के बीच होता है। और यह चिकित्सा के लिए या चिकित्सा के निदान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई चीज़ होता है, चोट उट लग जाता है हड्डी उड्डी में, शरीर में, तो हम लोग बोलते हैं एक्सरा करवा लो, ये वही एक्सरा है। निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो तरंग की विशेषता इसमें से आपको हो जाएगा आवृत्ति, आयाम और तरंग दैर्घ्य, ये तो है ही। माध्यम इसका विशेषता नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपको निष्क्रियीकरण। निष्क्रियीकरण हो जाएगा इसका आंसर। वह परिवर्तन जिसमें एक अवस्था एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्य होता है? प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्य होता है, प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्य होता है, ये बात किया था डाल्टन ने, प्रमाणित। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से उसमें क्या मिलाया जाता है? लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है कार्बन। इस बात को ध्यान रखना है। लोहे को हम लोग शुद्ध रूप में, जो लोहे का शुद्ध रूप होता है वो कम होता है, तो अगर हम उसको मजबूत और कठोर बनाते हैं तो इसमें कुछ कार्बन की मात्रा मिलानी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन की वह अधिकतम संख्या तो बाह्यतम कक्षा में रह सकती है। तो नहीं होना चाहिए, यहाँ जो होना चाहिए था। इलेक्ट्रॉन की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है, तो वह रह सकता है 8। यानी कि इलेक्ट्रॉन की वह संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है वो है 8 को रह सकता है। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के द्रव के व्युत्क्रमानुपाती होता है? गैस का जो आयतन होता है वो गैस के द्रव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो वो होता है बॉयल्स नियम के अनुसार। पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये प्रतिनिधित्व करती है OH माइनस आयन सांद्रता में। OH माइनस आयन सांद्रता, यही हो जाएगा ना इसका, हाँ, OH माइनस सांद्रता में वृद्धि से। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन का सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है हैलोजन के नाम से। निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, और वह भिन्न तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम। अगर जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलेनियम की बात किया जाए तो जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलेनियम तत्व आवर्त सारणी में P ब्लॉक के तत्व हैं, जबकि पोटेशियम की अगर बात की जाए तो पोटेशियम S ब्लॉक का है, तो इसलिए यह जो है सो वो भिन्न हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र आपको हो जाएगा NH4 का होल 2 और SO4, NH4 का होल 2 और SO4, ये हो जाएगा। ठीक है, अमोनियम सल्फेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र ये होता है, और इसमें नाइट्रोजन 21% और सल्फर 14% रहता है। नाइट्रोजन इसमें 21 रहता है और सल्फर इसमें 14% रहता है। साइटोप्लाज्म में एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म जो है वो एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है कहाँ? तो यह केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच होता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच होता है।
किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो ये कोशिका होती है जटिल ऊतक में, यह होती है जटिल ऊतक में। जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किस कारण होता है? जीन उत्परिवर्तन यह होता है नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन होता है। ठीक है। अब है कि निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको एनारीटा, सरीसृप, कीट और मोलास्क। इसका सही आंसर हो जाएगा सरीसृप। सरीसृप जो है जिन जंतुओं में मेरुदंड नहीं होता है उनको हम लोग अकशेरुकी जंतु कहते हैं। जिन जंतुओं में मेरुदंड नहीं होता है उसको हम लोग अकशेरुकी जंतु कहते हैं। जिन प्राणियों में मेरुदंड पाया जाता है उन्हें हम लोग जंतु कहते हैं, यानी कि जंतु से कहा जाता है। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? पाचन तंत्र संबंधी जांच किया जाता है इंड्रोस्कोप से, रेडियोग्राफी माइक्रोस्कोप से थोड़ा ना किया जाएगा। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है, यानी कि विचार जिसमें संग्रह होता है? तो वो होता है अग्र मस्तिष्क में। किसी जंगम यानी कि मूवेबल जॉइंट जिसको कहते हैं कि दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग साइनोवियल द्रव। इसको हम लोग साइनोवियल द्रव कहते हैं। इसको याद रख लीजिए कि किसी संगम जोड़ यानी कि मूवेबल जॉइंट जो होता है दो हड्डियों के बीच, उसमें पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को हम लोग साइनोवियल द्रव कहते हैं। ठीक है। आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो यह आवश्यक हो जाएगा आपको थायरॉक्सिन के लिए। किस विटामिन के कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है? तो बच्चों में रिकेट्स होता है विटामिन डी के कमी से। बहुत इजी क्वेश्चन है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज कौन सा है? बैक्टीरिया के इलाज के लिए सीधी सी बात है एंटीबायोटिक्स, उसको मारिए काम कर जाएगा तुरंत। मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज है एंटीबैक्टीरिया, जो जीवाणु को डायरेक्ट रोक देता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करता है? एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करता है। तो ये सूचित करता है विभेदित उत्पादक और क्रेता और विक्रेता के बीच बड़ी संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका मुख्यालय हम लोग देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय, सॉरी क्या आ गया भाई, हाँ, तो इसका जो मुख्यालय हो जाएगा वो हो जाएगा आपको न्यूयॉर्क में। यूएनडीपी जो संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक स्तर का नेटवर्क है एक, यूएनडीपी ठीक, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और यह गरीबी उन्मूलन का काम करता है। गरीबी उन्मूलन हो गया, जैसे असमानता हो गया, इस सभी को कम करने के लिए काम करता है। और इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए जैसे नीति बनाना हो गया, नेतृत्व कौशल हो गया, साझेदारी हो गया, इस सब चीज़ों के तहत भी ये काम करता है। ठीक है। अगला है कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के समक्ष विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता थी? न्यायपूर्ण वितरण। तो न्यायपूर्ण वितरण जो था इसका जो दिया गया था वो दिया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास को। अगला है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको कि हम लोग IRDA के नाम से जानते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय है हैदराबाद में। IRDA का मुख्यालय हैदराबाद में है और यह एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है जिसे बीमा की विनियमित और बढ़ावा देने की ओर ये काम करता है। तो हम लोग 1 से लेकर 95 तक कवर कर लिए हैं। अब आगे 5 मैथ्स का सवाल है जिसको आप लोग रोक के आराम से बना लीजिएगा। हम आपको आंसर बता देते हैं ताकि आराम से आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे बनाएंगे तो आप लोग को ज़्यादा टाइम कवर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 96 का आंसर।
5047, 3 औसत संख्या, इसका हो जाएगा आपको आंसर 97 का आंसर हो जाएगा आपको 40 आंसर ए नंबर। और ये किसी काम यानी 98 का आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। इनमें से कोई नहीं आंसर होगा डी का, क्योंकि डी का आंसर निकल रहा है 37.5 दिन, 37.1/2 दिन। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। और 99 का आंसर हो जाएगा आपको 1.05। और लास्ट क्वेश्चन 100 का आंसर हो जाएगा आपको 2.5%, 2.5%। तो हम लोगों ने सेट नंबर 5 को काफ़ी धैर्यपूर्वक पूरा कंप्लीट कर लिया है। सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 5 को पूरा आप लोग धैर्यपूर्वक देख लीजिए। बाकी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है एक अलग टॉपिक के साथ या फिर सेट नंबर 6 के साथ। तब तक आप लोग देख लीजिए, पूरा वीडियो कवर कर लीजिए 1 से 5 तक, दोस्तों तक फैला दीजिए, चैनल को लाइक भी कर दीजिए ज़रूर से, एकदम सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।